आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं हमारा बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। इसमें हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको करते हैं बाखबर। जम्मू कश्मीर के में खासतौर से आर्टिकल 35A के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ के खिलाफ अलायदगी पसंद लीडरों ने 5 और 6 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे दी है। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के ज्वाइंट फ्रंट JRL ने एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया है। मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में अलायदगी पसंद लीडरान ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर 35A के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो रोड पर उतर करके बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि गवर्नर NN वोरा ने इसके पहले ही मरकजी हुकूमत से बातचीत की है। गवर्नर चाहते हैं कि आर्टिकल 35A पर किसी भी तरह का फैसला रियासत में सरकार बनाए जाने तक टाल दिया जाए। पसंद लीडरों ने 5 और 6 अगस्त को बंद की कॉल दी है, हड़ताल की कॉल दी है। 35A को मुबैना तौर पर हटाए जाने की बात को लेकर के, हालांकि गवर्नर ने इस मामले में पहले ही ये डिसीजन ले लिया कि कम से कम नई हुकूमत की तश्कील होने तक जम्मू कश्मीर में इस चर्चा को, इस बात को टाल दिया जाए। तो आर्टिकल 35A ये वो आर्टिकल है जो खास इख्तियारात जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात फराहम करता है और अलायदगी पसंदों को एक सियासत का मौका जरूर मिल गया है। छेड़छाड़ के खिलाफ इस आर्टिकल से अलायदगी पसंदों ने 5 और 6 अगस्त को हड़ताल की कॉल दी है। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के ज्वाइंट फ्रंट JRL ने एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया है। मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में अलायदगी पसंद लीडरान ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर 35A के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो रोड पर उतर करके बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि गवर्नर NN वोरा ने इसके पहले ही मरकजी हुकूमत से बातचीत की है। गवर्नर चाहते हैं कि आर्टिकल 35A पर किसी भी तरह का फैसला रियासत में सरकार बनाए जाने तक टाल दिया जाए। तो एक बार फिर आर्टिकल 35A को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत शुरू हो गई है और खास तौर से अलायदगी पसंद लीडरान ये मुबैना तौर पर जो एक कहीं ना कहीं तजब्जुब के हालात फैला रहे हैं, बना रहे हैं कि इस आर्टिकल से छेड़छाड़ की जा रही है और उसको लेकर अपनी सियासत करने की कोशिश में है। यही वजह है कि उन्होंने 5 और 6 अगस्त को हड़ताल की कॉल दी है। इसमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के ज्वाइंट फ्रंट, जिसको JRL कहते हैं, ये शामिल रहेगा और इसमें यह तय किया गया है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के चलते ये बात सामने आई है कि 35A के साथ किसी भी तरह की अगर छेड़छाड़ की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि गवर्नर NN वोरा ने पहले ही साफ कर दिया है कि अभी इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नर भी चाहते हैं कि आर्टिकल 35A पर किसी भी तरह का फैसला रियासत में सरकार बनाए जाने तक टाल दिया जाए। तो 2019 के इलेक्शन से पहले एक बार फिर यह मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि मरकजी हुकूमत और खासतौर से BJP जो कि NDA में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो उसका अपना एक चुनावी गणित है और इलेक्शन के चलते वो इस मुद्दे को एक बार फिर गर्म करना चाह रही है। लेकिन रियासत में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए अभी गवर्नर ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इस पर अभी बात नहीं होनी चाहिए। और प्रिया सेठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जम्मू कश्मीर BJP की सीनियर लीडर हैं, साबिक रियासती वजीर भी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रिया जी, आर्टिकल 35A को लेकर के अलायदगी पसंद लीडरान एक बार फिर बड़े एहतजाज के मूड में है अगर ऐसा कुछ होता है तो, जबकि गवर्नर भी नहीं चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल इस पर चर्चा हो। BJP का इसको लेकर के क्या मौकिफ है? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन 1 मिनट सुना नहीं मैंने। प्रिया जी, आर्टिकल 35A को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या मौकिफ है, क्या राय रखती है BJP इस पर? देखिए, आर्टिकल 35A जो है अभी तो सब जुडिस है, वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। PIL फाइल हुआ हुआ उसके ऊपर। जो डिसीजन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सबको मानने होगा। जी, वैसे आपकी पार्टी इस पर क्या सोचती है? पार्टी का क्लियर स्टैंड है इसके ऊपर कि 35A जो है या फिर उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है,
उसके ऊपर जो वो वर्डिक्ट देंगे, वो मुझे लगता है उससे बड़ा वर्डिक्ट किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता। लेकिन जो अलायदगी पसंद लीडर हैं, अलगाववादी लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर के छेड़छाड़ की कोशिश होगी, और वो कह रहे हैं कि वो इस पर बड़ा एहतजाज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये तो अभी वो तो 70 सालों से यही करते आ रहे हैं, इस चीज को मुद्दा बनाकर वो आगे चल रहे हैं। 70 ईयर्स तक हम जम्मू कश्मीर में क्या दे पाए? 30 ईयर्स तक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं, चाहे आपकी फंडामेंटलिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर को क्या फायदा दे पाए? क्या ये डेवलपमेंट के एजेंडे पे आगे लेके जा पाए? क्या ये बच्चों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे पाए? क्या ये चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाए? लेकिन नहीं, अफसोस है कि आज भी हमारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं और सर्विसेज करते हैं, जम्मू के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी होगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मान्य होगा, और इस पे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस प्रदेश के लिए सोचना चाहिए, इस देश के लिए सोचना चाहिए। जी प्रिया जी, मेरे साथ आप बने रहेगा, क्योंकि हम अपने नाजरीन को अलायदगी पसंद लीडरों की तरह ही रियासत की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उन पर उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी, उस पर ऐतराज जताया है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। मेरे साथ हालांकि जो हमें पता चला है सूत्रों से, सोर्सेज से, कि जो इनको जवाब भरना था, कोalition गवर्नमेंट जो थी बीजेपी और पीडीपी की, उन्होंने जवाब बनाया है, चाहे 40 सफ़े पे बनाया या 50 सफ़े बनाए, लेकिन कोर्ट में अभी तक वो दाखिल नहीं किया है। अब चूंकि इस वक्त गवर्नर रोल होता है, ये डायरेक्ट, दैट मीन्स दिल्ली हुकूमत कर रही है यहाँ, और लोगों को शक शुबात है दफ़ा 370 के बारे में, 35 के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एटीट्यूड है, उनके जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनके जो फंक्शनरी जो वक्तन फ़वक्तन वो बयान देते हैं कि कहीं वो किसी किस्म की मिसचिफ न करें आर्टिकल 35A से। उससे बेहतर है हालात को, मैं कोई गैर यकीनियत की जो माहौल इस बारे में है या अनसर्टेनिटी है, उसको दूर करने के लिए मेरे ख्याल में गवर्नर साहब का सुझाव अच्छा है कि इसको तब तक स्टॉप किया जाए जब तक नई गवर्नमेंट आ जाए, वो इसके बारे में अपनी गवर्नमेंट का और लोगों का स्टैंड रखे। इसकी जो 370 की जो रखवाली है, वो हमने जब तक हम सरकार में थे, हमने इस पे कायम दायम रखा, और आगे आने वाला कल भी जो होगा हम इस पे, अभी हमने पीछे ऑफिस के अंदर एक हमारी मीटिंग हुई, एंड वी डिसाइडेड दैट कि हम इसको लोगों के बीच में जाके इसका रोष प्रकट करेंगे अगर ये ऐसा कोई स्टेप करेंगे। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर साहब ने उनको चिट्ठी क्यों लिखी है कि 35A जो है ये गवर्नर साहब के दौरे हुकूमत में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है वो भी आना बाकी है। कोर्ट के अंदर जिस दिन इसकी तारीख है, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई इस पे कोई भी ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिससे हमारी स्टेट के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर जो खून खराबा पिछले कुछ देर से जब से गवर्नर रूल लगा हुआ है उसमें कमी आई है, और वो दोबारा से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ प्रिया सेठी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि साबिक रियासती वजीर भी हैं, बीजेपी की सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर की। प्रिया जी, आपने पीडीपी के लोगों को भी सुना, आपने कांग्रेस के लोगों को भी सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी कह रहे हैं कि मौजूदा मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि 370 हो या आर्टिकल 35A हो, इसको लेकर के बहुत जरूरी है कि रियासत के मफाद को ध्यान में रखा जाए, और जो अटल जी ने कश्मीर को ताउन दिया था, सहयोग दिया था, वो ये हुकूमत नहीं दे रही है मरकज की, केंद्र की। देखिए, मेरा तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब तक तो कुछ नहीं कह सकते जी। आप वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई प्राइम पोजीशन ना तो किसी पार्टी की होती है, ना ही किसी की होती है, जाहिर सी बात लगता बिल्कुल जाहिर है, और जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते इसके ऊपर। जी, लेकिन बाकी सियासी पार्टियां मेन स्ट्रीम की भी इस पर राजनीति कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? अफसोस है इस चीज का कि राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के हालात को, मुझे पूछे कि कश्मीर कितना छोटा सा है जिस जगह से आवाज उठती है,
जम्मू का अलग एक अंदाज है, लद्दाख का एक अलग अंदाज है, उसके ज्यादा एरियाज हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो 3 इसमें भागों में बटा हुआ है जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स तो हम तीनों रीजन्स के ही देखने चाहिए कि सेंटिमेंट्स क्या है, जम्मू के रीजन के क्या सेंटिमेंट्स है, कश्मीर के क्या है और लद्दाख के क्या है। टोटलिटी में बात होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें हमें वेट करना चाहिए और उनकी राय जो है सुप्रीम होती है, पॉलिटिकल पार्टीज से ऊपर उठ के ऐसी राय आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के लीडर को भी हमने सुना अभी जम्मू कश्मीर के, उनका कहना था कि वो लोगों के बीच जाएंगे और आप लोगों ने जो गलतफहमियां फैलाई हुई हैं, जैसा कि वो कह रहे थे, उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे और अपनी बात रखेंगे। वो भी ये बात पीडीपी के लोग भी कह रहे हैं और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। और 370 ये जितना भी हुआ है ये कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है और जवाहरलाल नेहरू साहब अगर जो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उन्होंने ये चीज नहीं की होती, अगर इसको यूएन में नहीं लेके गए थे तो आज जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और होते। और इसके और इसी चीज को लेकर अब ये दोबारा से जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस लीडर ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि गवर्नर रूल में, प्रिया जी, कांग्रेस लीडर ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि गवर्नर रूल में अभी खून खराबा भी काफी कम हुआ है। जब हुकूमत थी आपकी और पीडीपी की, जब ज्यादा खून खराबा हो रहा था, ये वो बात कह रहे थे। अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होम मिनिस्ट्री दोनों चीफ मिनिस्टर के पास थी और अफसोस होता है कि इतनी अहम उनके पीडीपी के पास थी और उनकी चीफ मिनिस्टर थी। चीफ मिनिस्टर तो हेड होती है, कंसोर्टियम होती है पूरे के पूरे इलाके की। अगर वो श्रीनगर जैसे इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई तो मुझे अफसोस है कि वो अपने कार्यशैली में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है उसकी कार्यशैली। बिल्कुल, आप भी उस हुकूमत में मिनिस्टर रही हैं और आप ज्यादा नजदीक से बेहतर तरीके से जानते होंगे। हम पीडीपी का भी एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं। प्रिया जी, आप हमारे साथ रहिएगा। देखिए, आर्टिकल 35A जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो शिनाख्त है उसकी एक आईनी ज़मानत है और ये जो ज़मानत है इसका वादा जिस वक़्त हमने भारत के साथ इल्हाक़ किया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक़ किया है, उस वक़्त हमारी लीडरशिप को इसका वादा किया गया है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो यहाँ पे इस वक्त जो तमाम तंजीमें एक ही सफ़ पे हैं कि इस हवाले से कि आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और हमने जो आज जो मीडिया की रिपोर्ट्स में भी जो हमने पढ़ा कि गवर्नर साहब ने भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है कि जब तक यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो तब तक इस केस को जो है कोर्ट में डेफर किया जाना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ प्रिया सेठी जी जुड़ी हुई हैं। प्रिया सेठी जी, बीजेपी के अपने इसको लेकर के इलेक्शन में अगर बीजेपी उतरती है तो कई बार हमने देखा है और वो मैनिफेस्टो में भी रहता है, चाहे दफा 370 हो या 35A हो। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फिर इलेक्शन में जाना होगा और जम्मू कश्मीर में 3 साल करीब सरकार में रहने के बावजूद भी इस पर कोई बहुत ठोस बात नहीं आई। ऐसे में आप लोग कैसे लोगों के बीच जाएंगे? जम्मू में लोगों के बीच कैसे जाएंगे? मुल्क में लोगों के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने सरकार बनाई थी वो एक एजेंडा ऑफ अलायंस जो बनाई थी। पीडीपी का नजरिया अलग था, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। हमारी जम्मू की, खासकर जम्मू के अंदर जो बीजेपी आई है उसका नजरिया अलग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है इस धरती के ऊपर, वन फ्लैग को हटाने के लिए। फिर भी आपने उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, जो अभी कह रहे थे प्रिया जी कि ये संवैधानिक रूप से भारतीय गणतंत्र के साथ हमारी जुड़ने की जमानत है। अगर इससे छेड़छाड़ की तो हम इसी शर्त पर भारत गणतंत्र के साथ जुड़े हैं। ये पीडीपी का रद्द-ए-अमल था, अभी आपने सुना। देखिए, ऐसा है कि हम तो देश के साथ जुड़े हुए हैं और आईएन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, एस्पिरेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा मुझे लगता है सबको मान्य होना चाहिए, वो सभी को पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उठ के मान्य होना चाहिए। लेकिन क्या जम्मू में आप लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा इलेक्शन के वक्त कि आप लोगों ने क्या किया इसको लेकर के? 3 साल आप हुकूमत में रहे और उनके साथ रहे जो एकदम अलग राय रखते थे इससे। वो तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है अमित शाह जी, उन्होंने तो मंच से पूरे जम्मू को कहा कि भाई जब जम्मू को लगा और लद्दाख को लगा कि उसकी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं हो पाया, 80,000 करोड़ का पैकेज आया, इतना बड़ा पैकेज जिंदगी में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया और उसकी स्पेंडिंग पावर सिर्फ 20% हुई 3 साल के अंदर। उन एजेंडों के ऊपर, उन एजेंड्स के ऊपर जब हम डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जाए या जितने भी मुद्दे थे ऐसे, वहां जब वो फेलियर साबित हो रहे थे तब हम लोगों ने पुल आउट किया इस चीज के ऊपर।
अब हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसके अंदर आप 20% आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया सेठी जी वक्त देने के लिए। जी सलाम को साबिक रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी हमारे साथ थी और 35A को लेकर हो रही सियासत पर अपनी बात रख रही थी। इधर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर नए हवाले से तनकीद किए। उनका कहना है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने उस तरह से मदद नहीं की जैसा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे इख्तिदार में की जाती थी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर भी उन्होंने साबिका एनडीए हुकूमत को मौजूदा हुकूमत के बनिस्बत बेहतर करार दिया। जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू और लद्दाख रीजन की अनदेखी करने का इल्जाम भी लगाया और इसकी तरदीद भी की। जो इल्जाम उन पर लग रहे हैं उल्टे उन्होंने इल्जाम लगाए, बल्कि जो इल्जाम पीडीपी पर लग रहे हैं उसकी तरदीद की। इसके अलावा उन्होंने रसाना मामले को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठाए। 370 और आर्टिकल 35A के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा कि ये दफात रियासत के मफाद के लिए बेहद जरूरी है। मैं 2 साल हुकूमत में रही, मैंने कोई समझौता नहीं किया। मैंने कोशिश की, जो मुफ्ती साहब का एजेंडा ऑफ अलायंस था, जो नक्शा था जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने के लिए, जो उनका विजन था कि अगर आप जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकालना है तो ऐसा ऐसा करो, ये 370 कहना बंद कर दो। ये एक ऐसी चीज है जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाती है, ये पुल है, इसको तोड़ोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे। वाजपेयी जी कश्मीर आए, मुझे याद है उस वक्त बॉर्डर पे हमारी फौजें थी जंग के लिए तैयार, मगर कश्मीर के लोगों को देखे वाजपेयी जी ने कहा मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करूंगा। दोस्ती की और जब वो लाहौर चले गए तो मुशर्रफ से ये कहलवाया कि मैं जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका साथ नहीं दूंगा। यानी आज जब हम दिल्ली की सरकार कहती है हम पाकिस्तान के साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बंद न करे। मगर ये वाजपेयी जी का कमाल था, वो लाहौर गए और उस शख्स ने लाहौर जाके मिलिटेंसी को जो पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता था उसको बंद करवाया। हमने बहुत सहा ये 2 साल, मगर सब कुछ सहा जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालने के लिए। इधर पुलवामा जिले में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ के जवान नासिर अहमद राथर को गोली मारकर शहीद कर दिया। खबरों के मुताबिक छुट्टियों में अपने आबाई गांव नायरा आए नासिर को मिलिटेंटों ने घर में घुसकर गोली मारी। नासिर को जख्मी हालत में पुलवामा के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। शहीद नासिर अहमद छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 183 बटालियन में कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे। यहां से उनका ट्रांसफर श्रीनगर के 132वीं बटालियन में हुआ था। अगले हफ्ते उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था। उनके लवाहिकीन में वालिदैन, भाई, बीवी और बच्चा शामिल है। नसीर अहमद हमारी बटालियन में 182 बटालियन में 2012 से पोस्टेड है। इसके पहले ये छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। 2012 में यहाँ आया और अभी इसका ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से 132 बटालियन श्रीनगर, जिसके लिए वो हमारी बटालियन से रिलीव कर दिया गया था और वो अपने ज्वाइनिंग टाइम को काट रहा था और 4-5 तारीख को उसको 132 बटालियन में पहुंचना था, वहां पर रिपोर्ट करना था। लेकिन इसी बीच कल रात तकरीबन 8:45 बजे यह हादसा पेश आया कि किसी ने आकर के इसको गोली मार दिया, जिसकी वजह से इसका इंतकाल हुआ। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है, 3 या 4 साल का होगा, और इसके 3 भाई हैं, वालिद साहब हैं और वालिदा साहब हैं। सीआरपीएफ के 182वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर NA सामधानी और डीएसपी हेडक्वार्टर फारूक अहमद ने पुलवामा में मारे गए जवान के घर का दौरा किया। उन्होंने जवान को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ जवान के अहल खाना से मुलाकात भी की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने शहीद जवान के वालिदैन के साथ मुलाकात करके उनके गम में शिराकत की और शरीक हुए और उनको हिम्मत दी।
इधर पुलवामा में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान नसीर अहमद राठेर को उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। उनके जनाजे में कसीर तादाद में लोग खराजे अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे थे। शहीद जवान के घर में बीवी और 3 साल का बेटा है। घर के लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नसीर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान नसीर पुलवामा के नायरा गांव में छुट्टियां बिताने गए थे, जहां मिलिटेंटों ने उन पर हमला करके जख्मी कर दिया। पुलवामा हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। इससे पहले भी मिलिटेंट इसी तरह अपनी बुजदिली का नमूना पेश करते रहे हैं। छुट्टियों पर आए जवानों को निशाना वो बनाते हैं। वारदात से जाहिर होता है कि मिलिटेंट कितने हताश और बुजदिल हो चुके हैं कि निहत्थे जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं। नाज़रीन, लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अपने कश्मीर की, अपने जम्मू की खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। शोपियान फायरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इंटरिम पिटीशन जो प्रोटेक्शन 21 अगस्त तक बढ़ा दी है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाना चाहिए। मेजर के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की जानिब से दायर पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि पूरे मामले पर मीडिया के बार बार सवाल पूछे जाने पर वो किसी भी तरह का जवाब देने से बचते नजर आए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. तो आपको बता दें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने शोपियान फायरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार को बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इंटरिम प्रोटेक्शन 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाना चाहिए। मेजर के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की जानिब से दायर पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि इस पूरे मामले पर मीडिया के बार बार सवाल पूछे जाने पर भी वो किसी भी तरह के जवाब देने से बचते नजर आए। तो मेजर आदित्य को बड़ी राहत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और शोपियान फायरिंग मामले में उन्हें राहत मिली। दिल्ली से हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुमित कुमार, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य को राहत दी थी शोपियां फायरिंग मामले में और आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगा था और कोर्ट ने साफ किया है कि 31 अगस्त तक जो है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई है वो नहीं की जा सकेगी। यानी कि जो उनकी कार्रवाई की जो रोक की जो म्याद है वो सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त के लिए बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले को संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए क्योंकि 2 सवाल जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर सुलझाना है। सबसे पहला सवाल है कि अगर सेना पर FIR दर्ज होता है तो क्या इसमें केंद्र की मंजूरी लेनी है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या मेजर आदित्य जो पिता की जो याचिका है क्या वो सुनने योग्य है या नहीं। इन दोनों सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना था कि ये दोनों जो सवाल है वो संवैधानिक प्रश्न है। ऐसे में इस पूरे मामले को जो है संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई जब 21 अगस्त होगी तब इस बिंदु पर जो है गौर किया जाएगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मेजर आदित्य के खिलाफ पहले से जो कार्रवाई पे जो रोक लगी थी उसे बढ़ाया जाता है और 21 अगस्त तक मेजर आदित्य के खिलाफ जो FIR दर्ज है उस पर कोई भी कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं कर सकेगी। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुमित कुमार दिल्ली से। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने PDP लीडर मुजफ्फर बेग के मुतनाज़ा बयान पर लोकसभा मेंबर के तौर पर उनका इस्तीफा मांगा है। बेग ने कहा था कि पीट पीट कर कत्ल करने की वारदातों को अगर नहीं रोका गया तो मुल्क को एक और बंटवारे का सामना करना पड़ेगा। इस बयान पर बीजेपी लीडर सुनील सेठी ने बेग के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उनका इस्तीफा मांगा है। इंक्लूड कर रहे हो, ये बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है और इस तरह की स्टेटमेंट बेग साहब की तरफ से देना जिनका एक बड़ा स्टेचर जो है वो जम्मू कश्मीर में समझा जाता है कि वो लीगल लिमिनरी भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे और आज लोकसभा के मेंबर हैं। एक लोकसभा का मेंबर अगर ये बात करता है कि हिंदुस्तान का विभाजन हो सकता है एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से,
और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, तो मुझे लगता है कि पहले तो बेग साहब को लोकसभा से रिजाइन करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से उनका लोकसभा से रेजिग्नेशन उनको देना चाहिए, अगर उनमें कोई भी प्रिंसिपल अभी है। और इधर बारामूला के पत्तन में डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट ने एक पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया और इस मीटिंग में डीपीएन के कारकुनान और आम लोगों को खिताब करते हुए पार्टी के सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि आर्टिकल 35A की हिमायत में मरकजी सरकार और रियासती सरकार को अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जज्बाती तौर पर इसके साथ जुड़े रहे हैं। ये रीच आउट टू द पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं यहाँ आज खरगाम पट्टन में हूँ। इनकी शिकायत हैं कि पिछले दौर में इनको नेगलेक्ट किया गया है, इनकी जो ज़रूरी मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। इसी सिलसिले में इनसे मैं बात कर रहा था और मेरा मानना ये है कि जो गवर्नर रूल है ये एक एक्सेप्शन है, ये अवामी हुकूमत का न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। लेकिन पिछली सरकार से लोग इस कदर तंग आ चुके थे कि लोगों ने गवर्नर रूल को वेलकम किया और हम बिलीव कर रहे हैं, यहाँ लोगों से भी बात की मैंने, कि ये कोई ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं जो तोड़ फोड़ से बने। देखते, मैं ये मानता हूँ कि आर्टिकल 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिफेंड इट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डिफेंड इट। इधर जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद सरूरी ने किश्तवाड़ के द्राबशाला में एक पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान सरूरी बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद पर जमकर बरसे। उन्होंने साबिक सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इलाके में ना तो रोड बनवाई है और ना ही लोगों की बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखा है। उन्होंने दावा किया कि पूरा गांव कांग्रेस के साथ है। के लिए यहाँ आज हजारों की तादाद में जो लोगों ने आज हमें फूल मालाएं पहनाए और आज लोगों ने वालाना इस्तकबाल जो हमारा किया, उसके साथ जो ये पब्लिक दरबार एक बहुत बड़ा जलसा और रैली हुई, इसमें ये तय पाया गया, लोगों ने जो बताया कि ये बीपीएल राशन कार्ड हमको नहीं दिए जाते हैं, इसके साथ साथ राशन की कमी है, साथ साथ रोड की तबाही है, सेकंड स्टेज का काम ठेकेदारों को अलॉट हुआ है, काम नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा खांड की किल्लत इस एरिया में है, बिजली की तारें जो है वो कांटेदार तारें हैं, राटन पोल है, कुछ एरिया जो है जो दीनदयाल और आरजेजी में सैंक्शन हुए हैं वो अभी तक उन पे काम नहीं चल रहा है। ये बड़ी कमजोरी है, खामी है पीडीपी और बीजेपी की सरकार की, जिन्होंने 4 साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इधर गवर्नर एनएन वोरा ने श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ भूपेंद्र कुमार के हमरा नूनवाना इलाके यात्रा बेस कैंप का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि यात्रा आगे बढ़ने के साथ ही यात्री अब वापस होने लगे हैं, जिसकी वजह से कैंप में यात्रियों की तादाद बदतरीज कम होती जा रही है। और इस हवाले से गवर्नर ने कैंप डायरेक्टर मोहन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर यूनुस मलिक और दूसरे अफसरान से बातचीत की। गवर्नर को बताया गया कि यात्रियों की तादाद कम होने के बाद पालकी और टट्टू वालों की तादाद में तखफीफ कर दी गई है। इसके अलावा कैंप में कायम 10 में से 7 लंगर खाने भी बंद कर दिए गए हैं। गवर्नर ने मुंतजिमीन को हिदायत दी कि 31 जुलाई के बाद यात्रियों की तादाद को पेश नजर रखते हुए ही सहूलत फराहम की जाए। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस से सलाह मशवरा भी किया जा चुका है। मीटिंग के बाद गवर्नर ने मेडिकल सेंटर और लंगर खाने के साथ साथ उन इलाकों का भी दौरा किया जहां पर गुसल खाने, टॉयलेट और दुकानें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि अब तक 3.25 लाख से ज्यादा अकीदतमंद अमरनाथ गुफा की जियारत कर चुके हैं। और 10 दिनों की गर्मी की छुट्टियों के बाद कश्मीर के निजी और सरकारी स्कूल आज से खुल गए। स्कूल खुलने के साथ ही सुबह से स्कूली बसें दौड़ती नजर आईं। छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। बारामूला के स्कूली तलबा ने छुट्टियों के बाद स्कूल जाने और दोस्तों से मिलने को लेकर खुशी का इजहार किया। वहीं कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठाया। आज
आज हम बहुत दिनों के बाद स्कूल आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और वैसे हमारी एग्जाम्स भी हो रहे हैं, हमने बहुत मजा किया इन समर वेकेशंस में। अब हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, समर वेकेशन की सारी बातें शेयर करेंगे और बहुत अच्छा हुआ हमें समर वेकेशन अच्छे टाइम पे मिली। जा रहे हैं, हम बहुत एंजॉय करेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे और जो होमवर्क दिया था वो हम फुल करेंगे। हमने क्या किया सर, जो स्कूल में दिया सर, जो काम दिया था सर उसी को कंप्लीट किया और सर एंजॉय किया। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हदफ रखा है और इसके लिए सरकार की जानिब से किसानों को बेदार करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। गांदरबल कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से गांदरबल के किसानों को हॉर्टी पोल्ट्री से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें तफसील से हॉर्टी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि कैसे हॉर्टी पोल्ट्री की मदद से किसान अपनी कमाई दोगुनी से भी ज्यादा कर सकते हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में 2000 करोड़ के मीट और अंडे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब यहां मीट का अच्छा मार्केट मौजूद है। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्मिंग में ना तो ज्यादा मेहनत है और ना ही लागत, इसलिए गरीब से गरीब किसान भी इस तरह की खेती से मालामाल हो सकते हैं। केवीके के डायरेक्टर डॉक्टर राजवीर सिंह की माने तो इस तरह की फार्मिंग से विमेन एम्पावरमेंट को भी फरोग मिलेगा। जो हॉर्टी पोल्ट्री जो मॉडल डेवलप किया है, ये मॉडल मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफ़ी फ़ायदे हैं। और जहाँ मैं जम्मू और कश्मीर की बात करता हूँ, जहाँ पे 2000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया जाता है मीट और एग, तो मुझे लगता है यदि ये घर घर के अंदर यदि इस तरह का मॉडल बनाया जाए तो उसके अंदर एक इस डायरेक्शन बहुत अच्छा स्टेप होगा। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि महिलाएं घरों के अंदर रहती है और ये क्योंकि बागों के बीच में ही ये मुर्गी पालन है, तो ऐसा लगता है कि महिलाओं इसके अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आएगी और महिलाएं इससे अपनी आमदनी बढ़ा सकती है, जिससे वो सशक्तिकरण की तरफ एक अच्छा स्टेप होगा। मैं ये समझता हूँ हॉर्टी पोल्ट्री जो मॉडल है, इसके कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बगैर किसी कॉस्ट के ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के अंदर इनको मुर्गियों को पाल के और उनको बेचा जा सकता है, अंडे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे फार्मर अपनी इनकम बढ़ाई जाएगी। और वज़ीर आज़म मोदी जी ने भी ये कहा है कि किस तरह से हम 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करें, तो मुझे लगता है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा इस डायरेक्शन में। इधर जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद 46वें सालाना इजलास में मुख्तलिफ शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को इनामात और एजाज से नवाजा गया। श्रीनगर वाक़े हफ्ते चिनार में मुनक्किद तकरीब में मेहमान खुसूसी पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नर गुलाम मोहम्मद डार थे और बच्चों को इनाम भी उन्होंने दिए। वाज़ेह है कि ट्रस्ट 12 यतीम खानों की किफालत करता है और जिन बच्चियों के वालिदैन नहीं है, ट्रस्ट की जानिब से उनके क़याम, तालीम, खाने पीने से लेकर दूसरी जरूरी चीजों का पूरा खर्चा उठाया जाता है। इसमें सरकार के अलावा जाती सतह पर भी लोग मदद करते रहते हैं। ट्रस्ट के से निकाले हुए तलबा आज बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं और रियासत और समाज की खिदमत कर रहे हैं। और इस मौके पर चेयरमैन जहूर अहमद ने ट्रस्ट के बानी अब्दुल खालिक टाक को खराज अकीदत पेश करते हुए साहिब हैसियत लोगों से यतीम, बेवाओं और गरीब बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट का 46वां सालाना दिन बना रहे हैं। 1972 में जब मरहूम टाक ज़ैनगेरी ने जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की दागबेल डाली थी, तब लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इदारा क्या इतनी दूर तक जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने तन तनहा इस दायरे का क़याम लाया था। और आज के दौर में जबकि यतीमों, मिस्किनों, मोहताजों, बेवाओं की एक बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, इनके लिए उस वक्त सोचा गया था जब यतीमों को कहीं पर देखना बहुत मुश्किल लगता था, कहीं पर कोई है भी या नहीं। लेकिन आज घर घर में यतीम हैं, गांव में यतीम हैं, शहर और कस्बजात में यतीम हैं। इसी बढ़ती तादाद को किसी तौर कुछ न कुछ मदद बहम पहुंचाने के लिए और उनका हाथ थामने के लिए जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट मौरज़े वजूद में लाया गया है। इधर शालीमार वाक़े शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में
इको टूरिज्म और माहौलियात के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बैरून मुल्क से आए माहिरीन ने माहौलियात को आलूदगी से बचाने की तदाबीर पर रोशनी डाली और इस मौजू पर दीगर माहिरीन ने अपने मकाले भी पेश किए। इस मौके में गवर्नर के मुशीर और मेहमान खुसूसी खुर्शीद अहमद गनाई ने माहौलियात और इको टूरिज्म के मौजू पर लिखी एक किताब का इजरा भी किया। पीर पंजाल ब्रिगेड के जेर एहतमाम बोनियार वाक़ आर्मी गुडविल स्कूल में अवामी मेले का इनेकाद किया गया। मेले का मकसद फौज और अवाम के माबैन बेहतर रिश्ता इस्तवार करना था। मेले के दौरान खेलों के मुकाबले, कल्चरल प्रोग्राम और कवि सम्मेलन और मुशायरे का इनेकाद किया गया। नौजवानों की दिलचस्पी का मलहूज रखते हुए मुख्तलिफ टीमों के दरमियान फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच भी कराए गए। तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन का दिल जीत लिया। प्रोग्राम के आखिर में कवि सम्मेलन का एहतमाम किया गया। मुशायरे में करण सिंह तालिब, नजर बोनियारी, खालिक परवेज और अतहर बशीर जैसे मकामी शोरा के अलावा आर्मी ऑफिसर्स ने भी अपने कलाम पेश किए। कवि सम्मेलन और मुशायरा काफी कामयाब साबित हुआ। मकामी लोगों ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने की अपील की है। क्योंकि हमने यहाँ पर 12 शायरों को मदऊ किया था, तो कितनी तस्वीरें। बांदीपुरा के सुनरवानी में फौज में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एहतमाम किया गया। रिटन टेस्ट में उन सभी उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जिसमें गुज़िश्ता 28 मई को फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में कामयाबी हासिल की थी। वाज़ेह है कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में वादी के मुख्तलिफ जिलों के तकरीबन 1000 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इम्तहान साफ और शफाफ तरीके से इख्तिताम पजीर हो, इसके लिए फौज ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। फौज की तई नौजवानों की भर्ती दिलचस्पी को देखकर अफसरान काफी पुरजोश दिखाई दिए। आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड श्रीनगर के डायरेक्टर कुलवीर वीर ने कहा कि नौजवानों की कसीर तादाद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वादी का नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। हमने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, वो जो मई 29 को हमने रैली कल्मिनेट करी थी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कश्मीर वैली, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया है। इसमें टोटल मेडिकली फिट होने के बाद 983 कैंडिडेट्स जो टोटल हैं वो फिट हुए थे। उसके बाद आज जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें से 982 कैंडिडेट्स ने इसमें अपीयर हुए, यानी कि एब्सेंट परसेंटेज ना के बराबर है। इधर त्राल में वाक़े खानकाह फैज़ पनाह में शाही हमदान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हजरत अमीर कबीर ट्रस्ट की जानिब से किया गया। इस मौके पर दारुल उलूम त्राल से हिफ्ज़ का दौर मुकम्मल कर चुके 2 हफ़ाज़ इरशाद अहमद और एजाज अहमद की दस्तारबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस में कारवान इस्लामी के चेयरमैन मौलाना गुलाम रसूल हामी के अलावा मकामी उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने सीरत उन नबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर के तमाम मसाइल का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही मुकम्मल है। एक छोटा सा वक्फा यहां पर हम और लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आज सावन का पहला सोमवार है और इस दिन अकीदतमंद भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैसे तो पूरे महीने शिव की पूजा बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ की जाती है, लेकिन पीर को भगवान शिव की खास पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे महादेव खुश हो जाते हैं और शिव को खुश करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भोले बाबा के भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में जल चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। शिव जी ने जब विष पिया था तो कहते हैं कि वो उनको बहुत मुश्किल मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे, वो उनको तकलीफ हुआ था। अगर इसी की वजह से उनको थोड़ा सा ये शाम का में जब बारिश होती है तो उनको ठंडक पहुंचती थी। इसी वजह से ना ये हमें पूजा करते हैं कि उनको उनकी शांत रहे वो थोड़ा सा। पूजा का जब हम भगवान को पूजा करते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है, इसलिए हम करते हैं। ये सावन का जो पहला सोमवार है इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भोले शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं सोमवार को। उनका अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और तो औरतें जो हैं वो अपने सुहाग को कहते हैं मेरा सुहाग लंबा हो।
इधर अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आने वाले अकीदतमंद क़याम के दौरान रियासी जिले में वाक़ शिव खोड़ी गुफा का दर्शन जरूर करते हैं। अकायद के मुताबिक इसे लॉर्ड शिवा का घर कहा जाता है। अकीदतमंदों के लिए ये एक अहम ज़ियारतगाह है और दर्शन स्थल है। अकीदा यह है कि लॉर्ड शिवा बरक़्स नफीस खुद यहाँ पर मौजूद हैं और इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ गुफा की जानिब खुलता है और इसकी लंबाई तकरीबन 150 मीटर है। कहा जाता है कि इसके अंदर 4 फीट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है जिस पर कि कुदरती तौर पर पानी की मोटी धार हर वक्त गिरती रहती है। दर्शन के लिए आया हूं शिवखोड़ी और बड़ा अद्भुत ही नज़ारा है वहां की गुफा का और पंचमुखी गणेश जी और भगवान शंभू जी वहां विराजमान हैं। लोगों को आस्था और केंद्र का विश्वास वहां पे है। देखने में अद्भुत नज़ारा है। भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी का कल्याण हो। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार को शिव जी के दर्शन करना और खासकर जहां आप शंभू हो शिवखोड़ी जैसे स्थान पर। इधर भदरवा डोडा शाहराह पर हुए सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा भदरवा से 20 किलोमीटर दूर परनू में पेश आया। इत्तला के मुताबिक भदरवा से डोडा जा रही एक ऑल्टो कार दूसरी सिमत से आ रही लारी से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को डोडा के जिला अस्पताल पहुंचाया। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। सारे लोग डोडा के रहने वाले हैं। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर जख्मियों को देर शाम तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, लेकिन बाद में सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एक शख्स की 30वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मरहूम की शिनाख्त मोहम्मद शरीफ के तौर पर हुई है और जो मंडी तहसील के चिकड़ी बनकर रहने वाला था। अस्पताल में उसकी बेटी जेर इलाज थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक शरीफ 30वीं मंजिल पर कपड़े लेने गया था कि वो छत से नीचे गिर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। किन हालात में वो नीचे गिरा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि तवाजुन बिगड़ने के सबब वो छत से नीचे गिरा। पोस्टमार्टम के बाद शरीफ की लाश लवाहिकीन को सौंप दी गई है। और जम्मू कश्मीर रूरल बैंक के मुलाजमीन के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पूना की तरफ से एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग पर 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग के प्रोग्राम डायरेक्टर पंकज सेतिया और ईआर मुथुसेल्वन खास तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा रूरल बैंक के जनरल मैनेजर रमेश वैद्य के साथ कई और बैंक मुलाजिम भी मौजूद रहे। इस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुलाजमीन को एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में कई तरह की अहम जानकारियां भी दी गई। महकमा बागबानी की जानिब से लीची की फसल को फरोग देने के लिए तरबती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद बिहार के मुजफ्फरपुर वाक़े नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची के ताउन से किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने किसानों को जदीद तकनीक के जरिए लीची की काश्त करने की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा उन्हें बागबानी को फरोग देने वाली मरकजी स्कीमों की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि शुमाली बिहार और शुमाल मशरक़ी उत्तर प्रदेश में लीची की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। आम का सीजन शुरू होने से कबल इसकी पैदावार होती है और कलील मुद्दती ये फसल अप्रैल और मई के दरमियान तैयार हो जाती है। लीची के रिसर्च सेंटर नेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर और एक रिसोर्स पर्सन यहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया है। इससे पहले हमने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ भेजा था, वो भी वहाँ से कुछ सीख के आए हैं। अब ये यहाँ पे डिटेल में हमें सारे ऑफिसर्स को बताएंगे कि कैसे, और फ्रूट ग्रोअर्स के साथ इनकी इंटरेक्शन हम फील्ड में करवाएंगे, जिससे लोगों को ये पता चले कि पहले तो कौन सी वैरायटी लगानी है, उसको किस तरह से मैनेज करना है ताकि उसका फ्रूट अच्छा निकले। और फ्रूट निकलने के बाद अगर जैसे किसान को मान लीजिए कि उसको अपना रेट नहीं ठीक मिल रहा है, तो वो कैसे उसकी प्रोसेसिंग करे और कैसे वो अपने फ्रूट को बचा के उसका अच्छी वैल्यू उसको वापस मिल सके। कठुआ में आजाद ब्लड डोनर तंजीम की जानिब से सफाई मुहिम की शुरुआत की गई। तंजीम ने जिला अस्पताल के पार्क की सफाई का बीड़ा उठाया है। सफाई मुहिम में तंजीम के कारकुनान के साथ साथ नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सफाई के साथ साथ कारकुनान ने लोगों को सफाई के तई बेदार भी किया। लोगों को सफाई की अहमियत समझाई गई और उनसे वादा लिया गया कि अपने आसपास के इलाकों को साफ रखेंगे। आज हमने एक मुहिम चलाई है सफाई की, जो शुरुआत हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ से कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे गंदे पार्क में बैठने के लिए
लोगों को जगह नहीं है, हर जगह गंद ही गंद है और हमने सोचा पहले इसकी सफाई की जाए और आज हमने ये मुहिम चलाई। सबसे पहले पार्क साफ़ कर रहे हैं। आगे जितना भी यहाँ आसपास हमें गंद दिखे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना सफाई रखेंगे। छोटे सेंटर्स पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस तरह काम करते हैं, इसकी एक मिसाल पट्टन में देखने के लिए मिली है। एक सीरियस मरीज को जब स्किम्स रेफर किया गया तो एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नाराज था। दरअसल मकान की छत से गिरने से एक बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। डॉक्टर ने उसे फौरन श्रीनगर ले जाने के लिए कहा। अहले खाना ने जब एम्बुलेंस के बारे में दरियाफ्त की तो पता चला कि एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर मौजूद नहीं है। नाराज अहले खाना ने इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम करके बच्चे को श्रीनगर लेकर आए गए और बच्चे की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। कुछ 1 घंटे पहले हमें हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी, एक बच्चा तकरीबन 5 साल का एक स्टोर से गिर के सर में उनको चोट लगी थी। बच्चा नहायत ही सीरियस था, उसको कन्वल्शंस हो रही थी और उल्टी हो रही थी। हमने पेशेंट को इमीडिएटली रिसस्टेट किया, लाइन लगाई, सर जो रिसस्टेट वो किए, मगर एज सून हमने डिसाइड किया कि हम इसको सोरा भेज रहे थे क्योंकि बच्चे की कंडीशन सीरियस थी। मगर अनफॉर्चुनेटली SDH पच्चन में कोई ड्राइवर उस वक्त मौजूद नहीं था। तो अवाम इतने गुस्से आए, उन्होंने हॉस्पिटल को जलाने की कोशिश की। फिर बाया हमने बहुत एफर्ट करके किसी जगह से ड्राइवर को खींच के लाया और पेशेंट को सोरा भेज दिया। मगर ये निहायत ही शर्मनाक की बात है कि इस मरहले पे कि 1-2 ड्राइवर जिनको ड्यूटी पे रखा गया था वो मौजूद नहीं थे। मुस्तकिल नौकरी का मुतालबा कर रहे नरेगा मुलाजमीन ने मांग पूरी न होने की सूरत में जेल भरो तहरीक शुरू करने की धमकी दी है। वाज़ेह है कि ऑल जम्मू कश्मीर मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन गुज़िश्ता 22 दिनों से एहतजाज और मुजाहरे कर रही हैं। मुतालबे को लेकर मुलाजमीन ने एग्जीबिशन ग्राउंड से एक रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि देही तरक्याती महकमे में खाली पड़ी असामियों पर उनकी तकर्रुरी की जाए। एक ही मेन मकसद जो हमारा रैली निकालने का वो है हमारी जॉब एब्जॉर्प्शन के बारे में। 9 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज 21वां दिन है। फॉर द लास्ट 21 डेज वी आर ऑन स्ट्राइक और हमारी एक ही डिमांड है एब्जॉर्प्शन की। दूसरा हमारे जो लोग जो हमारे भाई टर्मिनेट हुए हैं कश्मीर डिवीजन में और किश्तवाड़ डिवीजन में भी कल वहां पे नोटिस निकले हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं और गवर्नर साहब से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टर्मिनेशंस हुई हैं उनको रिवर्ट किया जाए क्योंकि हम। इधर तनमर्ग के बमगाम कुंजर इलाके के लोग इन दिनों स्टोन क्रशर्स से परेशानी की शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। गांव वालों की माने तो स्टोन क्रशर्स की वजह से इलाके में आलूदगी फैल रही है। इससे न सिर्फ लोगों को बीमार होने का डर सता रहा है बल्कि किसान भी कम होती पैदावार का जिम्मेदार स्टोन क्रशर्स को ही ठहरा रहे हैं। किसानों का मानना है कि पत्थर तोड़ने के दौरान निकलने वाली धूल या फिर स्टोन पाउडर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा बमगाम कुंजर इलाके के लोगों को स्टोन क्रशर्स ने परेशान होने की एक नई वजह भी दे दी है। गांव वालों का कहना है कि स्टोन क्रशर्स अपने फायदे के लिए इलाके में गैर कानूनी तौर पर रोड बनवा रहे हैं। 20 साल पहले 2 क्रशर थे बस, आज 40 से लेके 50 तक पूरा का पूरा एरिया बंद हो चुका है, सील हो चुका है। नाले जितने भी नाले वाले उबुर से लेकर पारिसवानी से लेकर दूर तक रेरम तक जितने भी हैं ये सब यहाँ ही बाजरी निकालते हैं। ये जब ये नदी नाला बन चुकी है इससे करीब 20 गाँव को खतरा है। ऐसा खतरा नहीं, 14 में जो सैलाब आया उसने यहाँ पर मकान, मस्जिदें, जमीन, बाग, मरगुजार, यहाँ तक कि जो 4 दिन पहले मुर्दे दफन किए थे वो भी लिए। हम बार बार हुकाम के पास गए, कोई सुनने वाला नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मंसूबे से मुतासिर होकर भदरवा गॉट सुपर टैलेंट का इनेकाद किया गया। मुंबई के बाउंस ऑन बीट सिंगिंग एंड एरोबिक्स स्टूडियो की जानिब से मुनक्किद इस मुकाबले में रियासत के कोने कोने से आए तलबा ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और भदरवा के म्यूनिसिपैलिटी हॉल में भदरवा गॉट सुपर टैलेंट के फाइनल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भदरवा के एडीसी खासतौर पर हॉल में मौजूद रहे। मुझे डांसिंग कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने एरिया में अपने लोगों के साथ कम्पीट करके फर्स्ट प्राइज़ मिला है। कुछ उन्हें मुझसे सीखने को मिला है, कुछ मैंने उनसे सीखा। मैंने परफॉर्म किया था तब कुछ नहीं आया था, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो अभी मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला है। अच्छी प्रैक्टिस करी, तब से 1 साल के बाद फिर ये रिजल्ट आया कि मेरे को सेकंड प्राइज़
मिला है। डांसिंग कैटेगरी में 3rd प्राइज मिला, इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पहले पता नहीं था यहाँ का कि ऑडिशन हो रहे हैं, तो मुझे अचानक मेरे दोस्त ने कॉल किया कि यहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं। ऑडिशन के लिए मैं आया, फुल नंबर्स मुझे मिले ऑडिशन में। फिर सेमीफाइनल में आया, वहाँ पर भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आज छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई तभी मुझे 3rd प्राइज मिला, लेकिन इसमें बहुत खुशी हो रही है। तो नाज़रीन, ये था कश्मीर एक्सप्रेस का आज का शुमारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे, यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।